राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट को सुनिए। ये बात सच है कि जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, इसमें नो फर्स्ट यूज, ये आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको लगेगा कि इस स्टेटमेंट में क्या खास बात है, मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को पूरी तरह बदल सकती है। राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट 2019 में दी थी, जब वो एक दौरे पर जा रहे थे पोखरण में, जो इंडिया की एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट थी। पर आप जानते नहीं होंगे, पर इस स्टेटमेंट ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। जब से इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बनी है, इंडिया ने एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। ये क्या है पॉलिसी? ये पॉलिसी कहती है कि अगर इंडिया और एक दूसरे देश में एक जंग चल रही है, तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन से पहले अटैक नहीं करेगा। वो तभी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा जब एक दूसरा देश न्यूक्लियर वेपन्स यूज करता है। और इंडिया की ये पॉलिसी 15 से 20 सालों तक रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर ये पॉलिसी रही। तो फिर एकदम से राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट से सहमत है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फॉर्मर हेड ने लिखा कि पाकिस्तान को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी इंडियन वोटर्स के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि इंडिया कितना बड़ा पहलवान है। पर सब लोग ये नहीं मानते थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया के लिए ये करना बहुत डेंजरस है, जबकि दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया को ये जरूर करना चाहिए इंडिया की सेफ्टी के लिए, क्योंकि इंडिया को अब खतरा बस पाकिस्तान से नहीं आ रहा, बल्कि कहीं और से भी, चाइना। The tensions at the India-China border are growing. तो क्यों इंडिया अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करना चाहता है, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। बस ये याद रहे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप में से बस 25% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर वीडियो से फायदा हुआ आपका, प्लीज सब्सक्राइब करना। इस चीज को समझने के लिए हमें इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास में जाना होगा, ये जानने के लिए कि इन दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप क्यों करे। इस फोटो को देखिए, आप जानते हैं ये कौन है? ये है होमी भाभा, इंडिया के मशहूर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, जिनको इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर बुलाया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस करने के लिए कि इंडिया को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, हमारी एनर्जी जरूरतें पूरी करने के लिए। उस समय दोनों ही नेहरू और भाभा न्यूक्लियर प्रोग्राम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहते थे, और ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करने के लिए। 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में एक स्पीच में कहा था कि इंडिया एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं डेवलप करना चाहता, पर अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया कर सकता है ऐसा। तो फिर क्या हुआ जिसकी वजह से इंडिया ने डिसाइड किया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे? चाइना के खिलाफ 1962 की वॉर। इस वॉर ने इंडिया की मिलिट्री कमजोरी को एक्सपोज कर दिया और दिखाया कि चाइना कितना बड़ा खतरा है इंडिया के लिए, जिसकी वजह से होमी भाभा में एक चेंज आ गया और इनको रियलाइज हुआ कि इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पड़ेंगे। इसलिए जब 1964 में ये न्यूज आई कि चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया है माओ जेडोंग की लीडरशिप में, होमी भाभा ने कहा कि 18 महीनों में इंडिया भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर पाएगा। अब अगले 10 सालों के दौरान इंडिया कोई टेस्ट नहीं कर पाया, पर लोगों को ये साफ हो गया कि इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें ये भी खबर आई कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और न्यूक्लियर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट 1963 तक डेवलप कर दिया। पर ये क्लियर नहीं हुआ कि पाकिस्तान ये सब चीजें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। पर जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई, ये चीज भी क्लियर हो गई जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा कि अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो हम घास या फिर पत्ते खा लेंगे, भूखे भी चले जाएंगे, पर हम अपना बॉम्ब बनाकर रहेंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस जंग के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए मंजूरी दे दी, और उन्होंने कहा कि वो ये चीज कर रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान और चाइना के खतरे के खिलाफ बचाने के लिए। फिर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने भी यही चीज कही कि इंडिया किसी न्यूक्लियर रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, बल्कि इंडिया ये कर रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया, और इस डिवाइस का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। राजा रमन्ना, जो होमी भाभा के बाद इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लीडर थे, उन्होंने इस टेस्ट के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कॉल करके बताया कि बुद्धा अंत में मुस्कुरा गए। द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड।
पर इस टेस्ट से ये प्रूव नहीं हुआ कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था जिसने ये दर्शाया दुनिया को कि अगर इंडिया चाहे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर सकता है। पर याद रहे कि ये कोल्ड वॉर का समय था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए जंग में था, और इस दौरान दूसरे देशों के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना आसान नहीं था। इसी वजह से इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया पर अमेरिका, कनाडा और जापान ने सैंक्शंस लगाए। अमेरिका ने तो सारी इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दी इंडिया को, और एक बैन भी लगा दिया ताकि अमेरिका न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स इंडिया को एक्सपोर्ट ना कर पाए। पर इस टेस्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई और अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए उन्होंने चाइना से मदद मांगी। 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक सीक्रेट अग्रीमेंट साइन किया माओ जेडोंग के साथ, जिससे चाइना उनकी मदद करे इस चीज में। इसके बाद इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगा रहा और अगले कुछ सालों में इंडिया ने कई न्यूक्लियर टेस्ट करे। इसकी वजह से और सैंक्शंस लगाए गए इंडिया पर, और फिर 1998 में हमें ये नजारा देखने को मिला। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. जब अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में पोखरण 2 के टेस्ट हुए, जहां कम से कम 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस डेटोनेट करे गए, जिसने कंफर्म कर दिया कि इंडिया अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ही नहीं बल्कि यूज भी कर सकता है। इस टेस्ट के पास दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि उस समय एक इंटरनेशनल बैन था न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने के लिए, और इंडिया ने इस बैन का उल्लंघन किया अपने टेस्ट के लिए। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स पर ये हेडलाइन थी, न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया की बहुत आलोचना कर रहा था और यूएस सरकार ने इंडिया पर सैंक्शंस भी लगाए। पर 10 साल बाद यूएस ने इंडिया के साथ एक सिविक न्यूक्लियर डील साइन करी। तो 10 साल में अमेरिका सैंक्शन से एक न्यूक्लियर डील तक कैसे पहुंचा? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक कोको एफएम ऐप पर, जहां आप समझ पाएंगे कि इंडियन सरकार को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े थे भारत के अंदर और भारत के बाहर इस डील को साइन करने के लिए। इनफैक्ट यूपीए सरकार इस डील की वजह से गिरने वाली थी। कोको एफएम एक ऐसी ऐप है जहाँ हर उम्र के लोग इन्फॉर्मेशनल बुक्स को सुन सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप बुक्स को सुन सकते हो टहलते हुए, एक ट्रेन में या फिर बस में। आप इस ऐप के जरिए नोट्स भी बना सकते हो किसी भी बुक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। और आपके लिए एक रिपब्लिक डे की सेल है जहाँ आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा पहले महीने पर ये सेल बस 3 दिन के लिए ही वैलिड है। तो फ्रीडम 60 का कूपन कोड यूज कीजिए 60% डिस्काउंट के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे। पाकिस्तान टुडे सक्सेसफुली कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट, और मई 1998 तक दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर स्टेट्स बन गई। इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट्स तो बन गई, पर उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी? स्टार्ट करते हैं इंडिया से। इस डॉक्यूमेंट को देखिए, ये छोटे से कागज की अहमियत आपको ज्यादा लग नहीं रही होगी, पर ये इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी आपको बताती है। इसको ऑफिशियली पब्लिक में रिलीज किया गया था 2003 में, पर माना जाता है कि इस डॉक्यूमेंट को बनाया गया 1999 में, इंडिया के टेस्ट के 1 साल बाद। इंडिया पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और ये उन्होंने इस पॉलिसी के जरिए कैसे किया? 2 चीजों की वजह से। जब आप इस पॉलिसी को देखोगे, आपको दिखेगा पहला, नो फर्स्ट यूज, कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। अब क्या मतलब है नो फर्स्ट यूज का? जैसे हमने पहले बताया कि नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि इंडिया एक दूसरे देश में न्यूक्लियर वेपन से तभी हमला करेगा जब किसी दूसरे देश ने इंडिया पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे। इस पॉलिसी के बारे में सबसे पहले चर्चा करी थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1950s के दौरान, जो ये मानते थे कि न्यूक्लियर वेपन से दुनिया में बहुत नुकसान हो सकता है, इसी वजह से बहुत जरूरी है कि इंडिया इनको रिस्पॉन्सिबली यूज करे। और फिर इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसा ही कुछ मानते थे। उन्होंने कहा कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स एक तरीका है जिससे दूसरे देश ज्यादा अग्रेसिव ना हो इंडिया के खिलाफ, और ना कि एक तरीका जिससे इंडिया दूसरे देशों के खिलाफ अग्रेसिव हो। फिर इस स्ट्रैटेजी को फॉर्मलाइज कर दिया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण टेस्ट के बाद। हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। और तब से नो फर्स्ट यूज एक बहुत अहम हिस्सा हो गया है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का। प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये तक कहा कि नो फर्स्ट यूज हमारी संस्कृति की विरासत है। फिर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। और मैं समझता हूँ ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए।
क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का ये मतलब है कि आपके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए जिसकी वजह से दूसरा देश 10 बार सोचेगा आप पर अटैक करने से पहले। तो अब इस टर्म में 3 शब्द है। डिटरेंस मतलब दूसरा देश 10 बार सोचे। मिनिमम का क्या मतलब है? मिनिमम का मतलब है कि आपको बहुत सारे वेपन्स नहीं चाहिए बल्कि कुछ वेपन्स ही चाहिए। अगर आसान भाषा में समझाओ तो मान लो आपका एक पड़ोसी है जो आपके घर में चोरी करना चाहता है। अब उसको डराने के लिए आपको AK-47, पिस्तौल, राइफल, ड्रोन, हर चीज नहीं चाहिए। अगर आपके पास 1 या 2 गन भी होगी तो उसके मन में डर बैठ जाएगा कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। और इंडिया अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी यही करना चाहता है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहते क्योंकि ये चीज करना महंगा भी होता है। अब तीसरा शब्द है क्रेडिबल। क्रेडिबल का हिंदी में मतलब हुआ कि आप सच बोल रहे हो या फिर फेक रहे हो। और किसी भी देश की मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी क्रेडिबल तब मानी जाती है जब वो 3 कंडीशंस अचीव कर सकते हैं। पहली कंडीशन हुई कि वो देश एक दूसरे देश की फर्स्ट स्ट्राइक को सह सके और उस स्ट्राइक के बाद भी उस देश के पास काफी वेपन्स हो कि वो अपनी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च कर सके। दूसरा कि वो अपने वेपन्स डिलीवर कर पाए टारगेट्स पर एक रिलायबल तरीके से, ऐसा ना हो कि कभी वो वेपन्स चले और कभी ना चले। और तीसरा, उस देश को दूसरे देशों को कन्विंस करना होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स करने के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़े तो। और अगर इंडिया ये सारी कंडीशंस अचीव करता है तो उसका मतलब है कि इंडिया की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी है। तो कोई भी दूसरा देश इंडिया पर अटैक करने के पहले 10 बार सोचेगा। इसका बस ये मतलब है। ये पॉलिसी भी 2003 में फॉर्मुलाइज हुई थी और इसके बारे में पहले से ही सोचा जा रहा था। राजा रमन्ना ने एक बार ये कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स होना मानो एक छतरी पकड़ने के समान है। आप ये आशा लगाते रहते हो कि आपको उसका कभी यूज ना करना पड़े, पर वो छतरी आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन जरूर देती है। अब जहाँ इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी एकदम क्लियर है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी एक बहुत बड़ी सीक्रेट है। ऐसा क्यों? इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के लीडर्स के दिमाग में क्या डर था इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान लगातार अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत डर में था। जैसे दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान कई स्टेट्स जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर के बारे में लड़ रहे थे। जम्मू और कश्मीर की वजह से तो दोनों देशों के बीच में एक जंग भी लड़ी गई। पर पाकिस्तान ये मानता था कि इंडिया ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश है, और उनका ये मानना था कि इंडिया अभी भी पाकिस्तान को हड़पना चाहता है। और यही माइंडसेट पाकिस्तानी लीडर्स में था इंडिपेंडेंस के बाद भी। इसके बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी। कई सिविलियन गवर्नमेंट्स आई, कई मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, उनके लिए शुरू से सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इस खतरे की वजह से पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी कभी बताएंगे ही नहीं। वो इंडिया को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान की पॉलिसी ही नहीं पता तो उनके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर कोई जंग हुई तो पाकिस्तान क्या करेगा। अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी पब्लिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर पॉलिसी है ही नहीं। कई एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाने की कोशिश करी कि ये पॉलिसी है क्या। जैसे पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि वो भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाएंगे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी जंग में न्यूक्लियर वेपन्स पहले यूज कर सकता है। और अगर आप पाकिस्तान के नजरिए से सोचोगे तो ये लॉजिकल है, क्योंकि जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे ही इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अब मान लीजिए अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग हो जाती है तो इंडिया के पास कई नॉन न्यूक्लियर रास्ते हैं पाकिस्तान को हराने के लिए, और पाकिस्तान चाहता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां इंडिया की मिलिट्री भारी पड़ रही है पाकिस्तान पर, तो उनके पास ऑप्शन होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का, जिस वजह से इंडिया 10 बार सोचेगा पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले। और 2001 में पाकिस्तान ने कुछ डिटेल्स भी दी थी कि कौन सी सिचुएशन में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स पहले यूज करेगा। ये 4 कंडीशंस है: स्पेशल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यानी कि पाकिस्तान ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स वो तब यूज करेंगे जब उनके देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी और देश के पास चले जाएगा, जब उनकी मिलिट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब उनकी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा खतरा होगा, और या फिर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी साजिश रची जाएगी। 2002 में प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बस इंडिया के खिलाफ ही यूज करे जाएंगे, और ये तब यूज करे जाएंगे जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पर एक खतरा होगा। यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी
जब सवाल उठने पड़ेंगे कि पाकिस्तान का देश भी बच पाएगा या फिर नहीं। और कई लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया को अटैक कर देंगे इंडिया को हड़पने के लिए, बल्कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स तब यूज करेंगे जब उन पर एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल है कि अगर इंडिया की पॉलिसी और पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेबल है और रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर राजनाथ सिंह ने वो स्टेटमेंट क्यों बोली? भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इंडिया अपनी पॉलिसी क्यों चेंज करना चाहता है? इंडियन डिप्लोमेट पंकज शर्मा ने 2020 में कहा था कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी फॉलो करने का वादा करता है, पर कई लोग मानते हैं कि ये 100% सच नहीं है, क्योंकि कई इंडियन पॉलिटिशियंस कुछ और बोल रहे हैं। जैसे राजनाथ सिंह से पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने 2016 में ये कहा था, But necessarily if there is some question mark or danger to the country, I will not open the book first. तो इंडिया ये कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहा है अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में? दोनों साइड को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एक साइड में है वो लोग जो कहते हैं कि इंडिया को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं यूज करनी चाहिए। उनका मानना है कि ये पॉलिसी छोटी मिलिट्री जैसे पाकिस्तान के तो खिलाफ काम करता है, पर चाइना जैसा देश जिसके पास एक बड़ी मिलिट्री है उनके खिलाफ नहीं। क्यों? पिछले 50 सालों के दौरान चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री बहुत हद तक चेंज हो गई है, जिसका मतलब है कि चाइना की मिलिट्री अब इंडिया के खिलाफ हावी हो सकती है बिना कोई न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे। और इंडिया ने तो कह दिया कि वो पहले न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करेंगे, No first use. तो चाइना क्या सोच रहा है? चाइना को पता है कि इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करेंगे और उनकी मिलिट्री बेटर है, तो वो इंडिया को अटैक करते रहेंगे, क्योंकि उनको डर नहीं है कि चाइना के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक होएगा। इनफैक्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट भरत कर्नत कहते हैं कि यही कारण है जिसकी चाइना इतना अग्रेसिव हो रहा है इंडिया के खिलाफ लद्दाख में। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को भी वही रूप अपनाना चाहिए जो पाकिस्तान ने अपनाया है, कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी इतनी क्लियर नहीं है, हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। उन्होंने कहा है कि इंडिया को एक दूसरी पॉलिसी अपनानी चाहिए, एस्केलेटिंग टू डी एस्केलेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर चाइना धमकी दे रहा है इंडिया को एक अटैक के बारे में कि चाइनीज मिलिट्री इंडिया में घुस जाएगी, तो इंडिया कहेगा कि हम एक न्यूक्लियर अटैक कर देंगे चाइना पर, जिसका मतलब है कि आप एक धमकी का जवाब एक और बड़ी धमकी से दो। इस एस्केलेशन की वजह से चाइना कहेगा कि अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अटैक होएगा ही नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता है एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ी धमकी दो। यही चीज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी यूज करी थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर कोई देश यूक्रेन की मदद करने की कोशिश करेगा तो वो उस देश पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया की ये पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बस चाइना के खिलाफ होनी चाहिए। बताता हूँ क्यों। मान लो कि अभी पाकिस्तान की पॉलिसी है कि जब उनके देश पर एक बहुत बड़ा खतरा होगा तभी वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब सर्जिकल स्ट्राइक एक अटैक जरूर है पाकिस्तान पे, पर इतना बड़ा अटैक नहीं है कि पाकिस्तान को पूरा खतरा लगे और वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे इंडिया के खिलाफ। पर मान लो इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि वो भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा? मान लो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, इंडिया ने कुछ प्लेन्स भेज दिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने कुछ प्लेन्स भेज दिए, इंडिया ने एक और अटैक किया, पाकिस्तान ने एक और अटैक किया, और ऐसे टेंशंस बढ़ती जाती है इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ। अब पहले पाकिस्तान को पता था कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करने वाला, तो उनको भी यूज करने की जरूरत नहीं है। पर अब पाकिस्तान को आइडिया नहीं है कि क्या इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाला है या फिर नहीं। इस कंफ्यूजन के चलते पाकिस्तान ये सोचेगा कि बेहतर है कि हम अभी न्यूक्लियर अटैक कर दें। तो जहां पहले पाकिस्तान एक न्यूक्लियर अटैक तभी करता जब उनके पूरे देश पर खतरा था, इस कंफ्यूजन के चलते हो सकता है कि पाकिस्तान पहले ही अटैक कर दे, ये सोचकर कि अगर इंडिया ने पहले अटैक कर दिया तो वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत जरूरी है इंडिया के लिए ये बोलना कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, और चाइना के खिलाफ ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी हो भी सकती है और नहीं भी। पर दूसरे लोग कहते हैं कि चाइना के खिलाफ इस पॉलिसी से कुछ फायदा होगा नहीं। वो बोलते हैं कि चाइना के पास अटूट विश्वास है कि इंडिया पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा अगर चाइना के साथ कोई लड़ाई होती है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया एक क्रेडिबल थ्रेट नहीं दे रहा है। क्रेडिबल थ्रेट नहीं दे रहा है मतलब वो मानते कि इंडिया फेंक रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात है कि चाइना इंडिया को एक लीगल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर नहीं देखता। ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT साइन नहीं करी, क्योंकि इंडिया ये मानता है कि ये ट्रीटी भेदभाव करती है इंडिया के खिलाफ। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स की लिमिट रखना चाहती है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में
बस 3 देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इस चीज की वजह से ही इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इंडिया के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए रॉ मटेरियल लाना मुश्किल है। जब आप एक छोटा देश होते हो, जब आपकी मिलिट्री छोटी होती है एक बड़े देश के कंपैरिजन से, और आप चाइना को बोल रहे हो कि हम पहले न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, तब ये धमकी क्रेडिबल तब होती है जब आपके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हो कि जब आप पहले अटैक करो तो उसके बाद चाइना आपको अटैक ना कर पाए, क्योंकि अगर चाइना ने अटैक कर दिया वापस तो इंडिया भी बर्बाद हो जाएगा। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया के पास अभी इतने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है कि वो विश्वास के साथ चाइना को पहले अटैक कर पाए और फिर आराम से सो पाए कि चाइना उन पर एक न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। फिर एक और कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए, वो है इंडिया की रेपुटेशन। जब से इंडिया को आजादी मिली है, जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद आए कई प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी अटूट कोशिश करी है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल देश है। अगर इंडिया इस पॉलिसी को चेंज कर देगा तो कई लोगों को डर है कि इंडिया की सालों की रेपुटेशन पर एक दाग पड़ सकता है। तो ये अच्छी बात है कि इंडियन सरकार अब पाकिस्तान की बजाय चाइना पर ज्यादा ध्यान दे रही है, पर अभी ये साफ नहीं हुआ कि क्या इंडिया क्रेडिबली अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज कर सकती है। एक कोशिश जो हमारी सरकार कर रही है वो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की। We also look forward to joining the nuclear suppliers group, overcoming the political impediments that are against global interest. अब हो सकता है ये सफल हो, पर आपके लिए और मेरे लिए हम सबको ये आशा करनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट रहना चाहिए, क्योंकि Now I am become death, the destroyer of worlds. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अब पाकिस्तान के बारे में तो बहुत जानते हो, नागालैंड के बारे में जानते हो? नहीं ना? तो ये वीडियो देखो। और कुकू FM ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, जहां वो 60% ऑफ दे रहे हैं आपको रिपब्लिक डे की सेल के लिए।